इस फिल्म में हमें यह दिखाया गया है कि यह ऐसा भविष्य है जहाँ धरती पर हरियाली का नामो निशान मिट चुका होता है, खेत वीरान हो गए हैं और इंसानियत आखिरी सांसें गिन रहा होता है। किसान अब हमारी आखिरी उम्मीद है। हम कूपर को देखते हैं जो कि नासा का एक पुराना पायलट होता है। वो अपने खेत में ट्रैक्टर के बगल में खड़ा हुआ होता है। उसकी 10 साल की बेटी मर्फी भी वहाँ उसके साथ होती है और वो आकाश को देख रही होती है। मर्फी अपने पापा से बोलती है कि मेरे कमरे में कुछ ऐसी चीज है जो मुझे दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य है और वो मुझे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। कूपर मुस्कुराता है और उसके सिर पर हाथ रख के बोलता है, मर्फी ये सब तुम्हारी कल्पना है, वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन मर्फी सही बोल रही होती है। वो अदृश्य शक्ति कोई भूत नहीं बल्कि एक अज्ञात बुद्धिमत्ता होती है जो गुरुत्वाकर्षण तरंग का प्रयोग करके संदेश भेज रही होती है। एक ऐसी ताकत जो ध्वस्त होती मानवता को बचाने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम मर्फी को देखते हैं जहाँ किताबें ऐसे ही खुली पड़ी हुई होती है। दीवार पर धूल से बना कुछ कोड लिखा हुआ होता है। मर्फी चौंक कर अपने पिता को बुलाती है। मर्फी अपने पिता को बोलती है कि पापा ये देखो, ये बाइनरी कोड है जो मेरी किताबों के बीच लिखा है, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। कूपर दीवार की ओर ध्यान से देखता है और कोड को नोटिस करने की कोशिश करने लगता है। उसके चेहरे पर एक आश्चर्य होता है। फिर उन्हें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जिसकी मदद से वो उस कोऑर्डिनेट तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। कूपर और मर्फी एक सुनसान रास्ते पर चले जाते हैं जो उन्हें एक गुप्त स्थान की ओर ले जा रहा होता है। अंत में वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं जो खुद ब खुद खुल जाता है। वे अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें प्रोफेसर ब्रांड मिल जाता है। प्रोफेसर का चेहरा चिंताओं से भरा हुआ होता है लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक होती है। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को कुछ दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि कूपर, तुम्हें ये कोड किसने दिया? कूपर बहुत ज्यादा घबरा हुआ होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो उसकी बेटी को छोड़ेंगे या नहीं। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं। मर्फी कहते हैं कि ये कोड किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे भेजा था, लेकिन ये कोड के कोडिंग से देखकर हम यहाँ तक आए हैं। वो बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रोफेसर ब्रांड गहरी सांसें लेते हुए कहता है कि तुम इसे देख लो। कूपर एक बड़ी सी स्क्रीन की ओर देखने लगता है। स्क्रीन पर ग्रह और तारों की एक नक्शा दिखाई जाती है जिसके केंद्र में एक वर्म होल है यानी कि ब्लैक होल। प्रोफेसर ब्रांड कहता है कि धरती की हर साल एक नई फसल खत्म हो रही है। कुछ सालों में यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा और इंसानियत भूख से मारी जाएगी। हमारे पास बस एक ही विकल्प है, दूसरी दुनिया की तलाश। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को वर्म होल के बारे में बताता है। उसे दिखाता है कि 48 साल पहले एक वर्म होल प्रकट हुआ था जो दूसरी आकाशगंगा की ओर जाता है। उसकी दूसरी ओर 3 संभावित ग्रह हैं जहाँ इंसानियत का भविष्य हो सकता है। ब्रांड बोलते हैं कि हमने 12 बहादुर यात्रियों को उन ग्रहों की ओर भेजा था, उनमें से 3 से हम सकारात्मक संकेत मिले थे। अब तुम्हें वहाँ जाना होगा और वहाँ पर पता लगाना होगा कि वहाँ पर क्या हम बच सकते हैं या नहीं। कूपर कुछ देर के लिए चुपचाप प्रोफेसर की बातें सुन रहा होता है। फिर वह गहरी सांस लेता है लेकिन वह सोच रहा होता है कि अगर वो वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर उसकी बेटी और बेटा कैसे जिएंगे और क्या करेंगे। फिर वो सोचता है कि अगर वो चला जाएगा तो इंसानियत बच सकती है और उसे लगता है कि अगर यह इंसानियत की आखिरी उम्मीद है तो वो इस मिशन के लिए तैयार है। फिर कूपर अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी को समझाता है लेकिन उसकी बेटी नहीं मानती। तभी वो मर्फी के कमरे से बाहर आने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक किताब गिरती है लेकिन वो उसको नजरअंदाज करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम यान का दृश्य देखते हैं जहाँ पर कूपर, रोमिली और डायल को दिखाई देता है जो कि एक यान में बैठकर ब्लैक होल की ओर जा रहे हैं। उनके साथ एक ट्रेस और केस नाम का रोबोट भी होता है जो कि उनकी सहायता करेंगे। अब इनका पहला लक्ष्य होता है कि वो सभी मिलर के ग्रह पर चले जाएंगे जो गर्ग चुका नामक काले छिद्र के बेहद करीब स्थित होता है। उनका यान वर्म होल के पास पहुंच जाता है और उसमें प्रवेश करता है। वहाँ पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है जैसे पूरा ब्रह्मांड ही मुड़ रहा हो। काले छिद्र के पास पहुंचते ही चारों ओर का दृश्य विकृत हो जाता है, एक ऐसा दृश्य जो आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा हो। अंत में वो सब मिलर के ग्रह पर पहुंच जाते हैं। मिलर का ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जहाँ पर पूरी तरफ समुद्र ही समुद्र फैला हुआ होता है। चारों ओर बस पानी ही पानी होता है और दूर दूर तक कोई ठोस जमीन भी नहीं होती है। ऊपर बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वह बोलता है कि घड़ी के हिसाब से यहाँ का 1 घंटा मतलब पृथ्वी का 7 साल होता है। हमें मिशन जल्दी से जल्द पूरा करना पड़ेगा। हमें उनकी यान की ओर जाना पड़ेगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमें जल्दी से डाटा इकट्ठा करके यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तभी मिस ब्रांड बोलती है कि यहाँ पर बहुत बड़े पर्वत है। तभी कूपर को पता चल जाता है कि ये पर्वत नहीं बल्कि विशाल लहरें हैं जो कि उनकी ओर बढ़ रही हैं। वो अपनी टीम को जल्दबाजी में वापस आने के लिए बोल देता है। वो बोलता है कि उस डाटा को छोड़ दो और जल्दी से यान में वापस आओ। लेकिन मिस ब्रांड उस डाटा को हासिल करना चाहती थी क्योंकि उनके पास वही एक जरिया था। तो मिस ब्रांड उस डाटा की ओर जाने लगती है। तब डॉयल ट्रेस को बोलता है कि जाओ और मिस ब्रांड को वापस लेके आओ। ट्रांस मिस ब्रांड के पास चला जाता है और उन्हें वापस लेकर आता है लेकिन विशाल लहरें उनकी करीब आने लगती है। तभी मिस ब्रांड और ट्रेस अंदर चले जाते हैं लेकिन डॉयल बाहर ही रह जाती है और उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है। उनका यान लहरों में समा जाता है। वो इधर उधर जाने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनके वहाँ पर 23 साल बीत चुके होते हैं। कूपर और मिस ब्रांड के चेहरे पर एक पछतावा होता है और एक निराशा होती है जो कि उन्हें लगता है कि हमने यहाँ पर 23 साल बर्बाद कर दिए। फिर हम पृथ्वी का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मर्फी बड़ी हो चुकी होती है। फिर हम मर्फी को देखते हैं जो कि प्रोफेसर ब्रांड के साथ एक लैब में
काम कर रही होती है। मर्फी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होती है जो गुरुत्वाकर्षण का रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। प्रोफेसर ब्राड बुढ़ापे में कमजोर हो चुके होते हैं। तभी प्रोफेसर ब्राड बोलते हैं कि मर्फी हमें गुरुत्वाकर्षण का रहस्य हल करना होगा क्योंकि वह धरती पर मौजूद सभी को यहाँ से निकाल सके। फिर ब्राड कहते हैं कि सच्चाई तो यह है कि वो बोलते हैं कि यह संभव ही नहीं है कि मुझे अगर सिंगुलरिटी का डेटा चाहिए और वो कभी हासिल नहीं कर सकते। मर्फी को एहसास हो जाता है कि उन्हें झूठे वादे दिए गए थे, उनका ये प्लान कभी संभव ही नहीं हो सकता था। वो निराश हो जाती है लेकिन वो हार नहीं मानती और अपना प्रयास जारी रखती है। फिर हमें मेन ग्रह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कूपर का यान मेन ग्रह के एक कक्षा में प्रवेश कर देता है। यह ग्रह एक बर्फ से ढका हुआ होता है, चारों ओर केवल बर्फीले पहाड़ और बर्फ के विशाल ढेर दिखाई देते हैं। उनकी पूरी टीम सतह पर उतर जाती है और वहाँ पर मेन जो मिशन के समय का सबसे अनुभवी वैज्ञानिक था और बहुत काबिल भी था, वो कूपर की टीम उनसे मिलती है। मेन एक बक्से में सो रहा होता है ताकि उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई आकर उसे बचा सके। उसका चेहरा सूजा हुआ होता है। तभी कूपर वहाँ पर जाकर उसे बाहर निकलता है और वह कमजोर अवस्था में होता है। मेन कपूर का हाथ पकड़ते हुए रो रहा होता है। उसे लग रहा था कि उसके पास कोई भी नहीं आएगा और उसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। मेहर कपूर और एमिली को एक बर्फ की गुफा में ले जाता है जहाँ उसकी तात्कालिक प्रयोगशाला होती है, जहाँ पर उसने अपना अब तक का पूरा डाटा सामा कर रखा हुआ होता है। वहाँ पर वो अपने ग्रह का डेटा उन्हें दिखाता है। मेन बोलता है कि यहाँ का वातावरण अत्यधिक ठंडा है और स्थिर है, हम यहाँ पर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कपूर उस डाटा को ध्यान से देखने लगता है और बोलता है कि मुझे यहाँ की जलियाओं पर संदेश हो रहा है, कहीं तुम हमें झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि मेन थोड़ा सा डर रहा होता है और गुस्से के भाव में बदल जाता है। वह एक गहरी सांस लेता है और अपना असली उद्देश्य बताने लगता है। मेन की आंखों में पागलपन और डर की झलक दिखाई दे रही थी। वह अचानक कपूर पर हमला कर देता है और बर्फीले इलाकों में घसीटता हुआ ले जाने लगता है। मेन बोलता है कि तुम्हें समझना होगा कूपर, मैं मरना नहीं चाहता था, हम यहाँ केवल प्लान बी के लिए आए थे। दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। कूपर मुश्किल से खुद को बचा लेता है लेकिन मेन कूपर को छोड़कर अंतरिक्ष यान की ओर भागने लगता है। वो यान में असफल डॉकिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि वो दरवाजे को मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो जबरदस्ती उन दरवाजों को मिलाने की कोशिश करता है जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो वहाँ पर ही मारा जाता है। उनके यान पर बहुत ज्यादा चोट लगती है। कूपर और एमिली साथ मिलकर उन दोनों यान को जोड़ने की कोशिश करते हैं और वह जोड़ने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनके पास पर्याप्त ईंधन नहीं होता है। कपूर थका हुआ और बहुत निराश हो जाता है। वो एक आखिरी फैसला लेता है। वो बोलता है कि अब एंड्रोस एक गर्ग चुका की कक्षा में पहुंच चुका है। कूपर और एमिलिया को एक मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। कूपर ट्रेस के साथ एक काले छिद्र में प्रवेश करने का निर्णय लेता है ताकि सिंगुलरिटी का डेटा इकट्ठा कर सके जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की समस्या हल कर सकता है। वो एमिलिया बोलता है कि तुम्हें एंडमसन ग्रह की ओर जाना होगा जो अभी भी असंभवित ग्रह है। कूपर एमिलिया की ओर देखता हुए बोलता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, लेकिन ब्लैक होल से निकलना आसान नहीं होता है। वहाँ से निकलने के लिए उन्हें बहुत ईंधन की जरूरत होती है, इसलिए वो अपने दो ईंधन यानी कि एक पर ट्रेस होता है और एक पर कूपर होता है। सबसे आगे अमेलिया होती है। फिर वो ट्रेस को उसकी यान से अलग कर देता है और वो कहता है कि अमेलिया तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, मुझे ट्रेस को ब्लैक होल के अंदर जाना होगा। मैं जो भी डाटा इकट्ठा कर पाऊंगा उसे किसी भी तरह तुम्हें भेज दूंगा। अमेलिया उसे देखकर रोने लगती है और वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, मैं अकेले इस मिशन को पूरा नहीं कर सकती। कूपर मुस्कुराते हुए कहता है तुम कर सकती हो। कूपर और ट्रेस ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। अंदर का दृश्य पूरी तरह से विकृत होता है। यह जगह किसी चौथे आयाम की तरह दिखाई देती है। कूपर और ट्रेस का संपर्क टूटने लगता है और वो अज्ञात अंधेरे में फंस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कूपर एक अजीबोगरीब स्थान पर पहुंच जाता है जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ सब एक भौतिक आयाम की तरह दिखाई देता है। हम देखते हैं कि कूपर के चारों ओर मर्फी के कमरे का ही दृश्य दिखाई देता है जहाँ मर्फी अपने बचपन में होती है। वह उन दृश्यों को एक साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। कूपर अपने आप को पहचान लेता है, जो भी संकेत दे रहा था वो कूपर ही दे रहा था। कूपर देखता है कि मर्फी वहाँ पर कूपर की घड़ी को देखते हुए रो रही होती है। कूपर उससे बोल रहा होता है कि मर्फी मैं तुम्हारा ही भूत हूँ। फिर हम देखते हैं कि कूपर धीरे धीरे घड़ी को घुमाता है और ट्रेस को कहता है कि मुझे डाटा को बाइनरी कोड में भेज दो। फिर कूपर उस डेटा को उसकी घड़ी पर सेट कर देता है। हम देखते हैं कि मर्फी जो पृथ्वी पर एक प्रयोगशाला में है और यह सब देख रही होती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह कोड उसकी पिता की ओर से है। वह एक डेटा की मदद से गुरुत्वाकर्षण की समस्या हल कर सकती है और पृथ्वी से मानवता को निकालने का रास्ता तैयार कर देती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम कूपर को देखते हैं जो कि एक अंतरिक्ष स्टेशन पर होश में आ जाता है जो अब शनि ग्रह के पास है। यह स्टेशन मानवता का नया घर है जहाँ पर सब कुछ साफ सुथरा और आधुनिक दिखाई देता है। वह अपने चारों ओर बदलते हुए समय को दिखाई देते हैं। कूपर को यह देखकर आश्चर्य हो जाता है कि मर्फी अब तक बूढ़ी हो चुकी है। वह स्टेशन पर आ जाता है और वह अपने पिता को देखते ही अपने चेहरे पर मुस्कान लाती है, लेकिन एक अजीब सी उदासी भी होती है। मर्फी धीमी आवाज में कूपर की ओर देखती है और बोलती है पापा तुमने हमें बचा लिया। कूपर मर्फी को गले लगाता है। मर्फी की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। वह कूपर को यह ज्ञान की बारे में बताती है और वो बोलती है कि तुम्हें एमेंडस ग्रह पर जाना होगा जहाँ पर एमिलिया अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कूपर अपनी बेटी को आखिरी बार देखता है और यह ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद का साहस होता
है। वो यान में प्रवेश करके एमेंडस ग्रह की ओर जाने लगता है। धीरे धीरे वो बाहर की ओर जाता है। फिर हम एमेंडस ग्रह का दृश्य देखते हैं जहाँ एमिलिया एक नए युग की शुरुआत करने की कोशिश कर रही होती है। उसके पास जीने के लिए थोड़ा सा ही संसाधन होता है। वह धीरे धीरे जीवन की शुरुआत कर रही होती है। अचानक उसे दूर आकाश में एक चमक दिखाई देती है। कूपर का यान एमेंडस ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर देता है। कूपर का यान वहाँ पर आ जाता है और कूपर एमिलिया की ओर बढ़ने लगता है। दोनों की आंखों में मिलन की खुशी होती है और एक नई उम्मीद होती है और यह फिल्म यही बड़ी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।